और हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बजट सत्र की तैयारियों में पूरा विधानसभा सचिवालय जुटा हुआ है। 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने जानकारी दी। कुलदीप पठानिया ने सत्र को लेकर जानकारी दी और दिन है, इसलिए प्रश्न काल से पहले शो को उद्गार होते हैं, ऑबिचुरीज होती हैं। और इस बार एक माननीय सदस्य हमारे बीच में जो पूर्व सदस्य हैं वो नहीं रहे हैं, श्री मनसाराम जी, उनके शो का उद्गार होंगे उस दिन। और 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जो है सत्र में वो बजट पेश करेंगे। जैसा आप जानते हैं, प्रेस में हमने पहले भी बोला, जो वर्ष 2023-24 के वित्तीय अनुमान हैं उनको सदन में प्रस्तुत करेंगे। और 16 मार्च 2024 को 16 मार्च तथा 24 मार्च को, मतलब ये कैलेंडर 17 को तो बजट होगा, बजट के बाद अवकाश है, फिर सोमवार को जाके इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। 17 को फ्राइडे है और वीरवार को यानी 16 मार्च और अगला जो वीरवार 24 मार्च आएगा उसमें जो है गैर सरकारी प्राइवेट मेंबर्स डे है, जिसमें रेजोल्यूशंस आएंगे। और 20, 21, 22, 23 मार्च को 4 दिन को बजट अनुमानों पर चर्चा होगी और जिसका अनुमानों पर चर्चा की जाएगी। 27, 28, 29 मार्च 3 दिन ये जो है चर्चा का उत्तर भी उसमें आएगा। और उसके बाद 27, 28, 29 को 3 दिन को जो हमारी डिमांड्स हैं बजट की, उनके ऊपर चर्चा होती है, कट मोशंस आते हैं। और 29 मार्च को जो है ये 27, 28, 29 चर्चा होके 29 को बुलेटिन लगेगा और 29 को मेरा 4 बजे जो नोटिफाई हम कर देंगे, ये बजट पास हो जाएगा। कुल मिलाके अभी तक विधानसभा के पास हमारे पास 543 टोटल जो प्रश्न हैं वो आए हैं, जिसमें 391 ऑनलाइन और 152 ऑफलाइन ये हैं स्टार्ड क्वेश्चन, जिसकी सूचना जो है सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री देंगे। और 199 जो हैं वो अनस्टार्ड है, जिसकी जो है उत्तरों के रूप में सूचनाएं जाएंगी, जिसमें 164 ऑनलाइन है, 25 ऑफलाइन है, जो अभी तक आए हैं हमारे पास। लेकिन अभी समय है और ये 12 मार्च तक 22 मार्च तक जो है अभी समय है। सभी सामान्य सदस्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं और उनकी सूचनाएं जो है उनको उपलब्ध कराई जाएंगी विभाग के माध्यम से। और साथ में अभी हमारे पास नियम 101 के अंतर्गत 4 तो आप ये सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां साझा की। 14 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 17 मार्च को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और तमाम चर्चाओं के बाद 29 मार्च को ये बजट पास कर दिया जाएगा। 4 बजे इसको लेकर बुलेटिन रिलीज किया जाएगा। ये तमाम जानकारियां कुलदीप पठानिया ने दी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वालों पर नगर निगम अब सख्त हो गया है और कई नोटिस देने के बाद भी हाउस टैक्स ना जमा करने वाले 7 भवन मालिकों के बिजली पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में करीब 30,000 भवन मालिक हैं, जिनसे नगर निगम टैक्स लेता है। इनमें से 1500 लोगों ने अभी तक टैक्स जमा नहीं किया है। इनमें से भी 80 डिफॉल्टर्स हैं, जिनमें से 50,000 से 1 लाख के बीच टैक्स वसूलने की तैयारी है। वहीं 150 के करीब गार्बेज बिल ना देने वाले भी नगर निगम की रडार पर हैं। शहर में करीब 60,000 लोग नगर निगम की डोर टू डोर गार्बेज योजना से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से करीब 5,000 लोग ऐसे हैं जो समय से बिल नहीं भर रहे। नगर निगम ने अभी 50,000 से ज्यादा के टैक्स बकायेदारों को नोटिस भेजे हैं। इसके
20 से 30 हजार वाले डिफॉल्टरों को अलर्ट किया जाएगा। नगर निगम कमिश्नर आशीष कोहली का कहना है कि इन डिफॉल्टर्स को पहले नोटिस जारी कर 15 दिन का टाइम दिया गया था, अब एक्शन की बारी है। बता दें कि शिमला को टैक्स से 21 करोड़ रुपए की सालाना आय होती है, जबकि निगम को शहर में करीब 650 करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी करनी है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आपको पता है वो एमसी का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और इसके लिए हम जो हैं बिल्स रेगुलरली लोगों को देते भी हैं, सिटीजन्स को, और इसमें हमारी कंप्लायंस भी ठीक है, कलेक्शन मतलब इसमें ठीक है। 85% के आसपास जो लोग हैं वो हमें टाइमली प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट जो है वो दे भी देते हैं। और इसमें क्योंकि जो फर्स्ट जब हमारा बिल जाता है और वो 15 दिन के अंदर अंदर जो आदमी डिपॉजिट कर देता है प्रॉपर्टी टैक्स, तो उसको 10% रिबेट भी मिलती है और आम जनता इसका लाभ उठाने के लिए भी काफी लोग आगे आते हैं। आगे बढ़ेंगे, शिमला से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां मणिकरण में हुड़दंग की घटना का स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर पर भी संज्ञान लिया गया है। वहीं बिलासपुर में जो घटना हुई उसकी भी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य सरकार, गृह विभाग, डीजीपी को इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। कुल्लू और बिलासपुर के एसपी, डीएसपी को भी नोटिस जारी किया है। घटना को रोकने और पूरे मामले पर कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 13 मार्च तक इसका जवाब देना होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सबीना और जस्टिस वैद्य की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर नोटिस राज्य सरकार, गृह विभाग और डीजीपी को दिया है। वहीं बिलासपुर और कुल्लू के एसपी और डीएसपी से भी रिपोर्ट तलब की है। 13 मार्च को इस संज्ञान का जवाब इन तमाम लोगों को कोर्ट में पेश करना है। आपको याद होगा कुल्लू के मणिकरण में जिस तरीके से मचा और उसके बाद लगभग पूरे हिमाचल में और सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से तनाव की स्थिति पैदा हो गई, उसको लेकर अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। रुक करेंगे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, यहां पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया है और 13 मार्च तक जवाब तलब किया है, क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं? जी हाँ जैस्मिन, देखिए जिन बातों का जिक्र आपने किया, तनाव की आपने बात की, धार्मिक रंग देने की कोशिश की, हुड़दंगबाजी हुई और वहां पर हिंसात्मक गतिविधियां हुई, इस सब को लेकर जो है कोर्ट चिंतित है। और हिमाचल जो है देवभूमि है, इससे पहले इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। और ये भी देखा गया कि कोर्ट ने जो इसमें अपना जो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें अदालत ने ये कहा है कि हमने देखा कि ग्रीन टैक्स बैरियर पर मनाली में जिस तरह से एकाएक जो है सैकड़ों बाइक सवार वहां पर इकट्ठा हुए, हाथों में झंडे लेकर थे और खालिस्तान का जिक्र भी उसमें किया गया है, तो ऐसा जो है समाचार में जो है ये सामने आया। तो इस पर संज्ञान जो है हाईकोर्ट ने लिया है और काफी चिंता करने वाली बात ये है। और दूसरा जिक्र इसमें यह भी किया गया कि एक जगह जो है खबर ये भी निकल कर आई है कि नैना देवी के आसपास जो है कुछ इसी तरह के जो पंजाब से लोग आए थे, कुछ टूरिस्ट थे और कुछ श्रद्धालु के नाम पर उन्होंने जो है किस तरह की वहां पर प्रदर्शन किया है, हथियारों के साथ थे वो, लोहे की रॉड उनके पास थी और कुछ लोग जो है उसमें शराब पीकर भी थे और किस तरह से लोकल लोगों के साथ जो है मिसबिहेव किया गया, वहां पर जो है हथियारों का प्रदर्शन किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। इस सारे मामले को लेकर जो है हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये पूछा है कि आपने इस मामले पर अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, कितने लोग इसमें पकड़े हैं, वहां पर स्थिति सामान्य करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और अब आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर जो है आप क्या कर रहे हैं। और इसी पर जो है जवाब राज्य सरकार को जिन जिन को नोटिस जारी हुआ है, जिसमें गृह विभाग है, डीजीपी है और बिलासपुर और कुल्लू जिला के एसपी है, डीसी है, उनको नोटिस जो है जारी किया गया है। राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें मुख्य सचिव को जो है 13 मार्च तक जो अपना जवाब देना होगा। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और अब जवाब में क्या कुछ लिखा जाएगा, किस तरीके जवाब पेश किया जाएगा, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। रणबीर, आप लगातार बने रहे हमारे साथ, आगे खबरों पर भी आपसे हम जानकारियां लेंगे। आगे बढ़ेंगे, शिमला नगर निगम के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बैठक लेने वाली हैं।
पार्टी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगी। कांग्रेस के सह प्रभारी तेजेंद्र पाल बिट्टू इस दौरान मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाना है और उसी को लेकर ये बैठक अपने आप में काफी अहम है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक होनी है। हमारे सहयोगी रणबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रणबीर, अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो जाएगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति मुख्य तौर पर इस बैठक में तय की जानी है। रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, जिस तरह से सुबह हम इस खबर को लेकर चर्चा कर रहे थे कि हालांकि हम देखें नगर निगम चुनावों को लेकर एज जो है कांग्रेस के पास है। तीनों विधायकों की अगर हम बात करें जो शिमला नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, कुसुम्पटी, शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी, तीनों जगह से विधायक कांग्रेस के हैं और 2 मंत्री भी हैं जिसमें विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह है। तो आज जो है यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। यहाँ पर साख का सवाल, जैसे हमने बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि साख का सवाल कांग्रेस के लिए ये भी है क्योंकि 10 साल से नगर निगम की सत्ता से कांग्रेस बाहर है और अब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की सरकार इस वक्त चल रही है और आने वाले समय में जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनसे पहले केवल एक ही चुनाव ये बचता है। तो कांग्रेस के पास न केवल इसमें साख कांग्रेस की दांव पर लगी है बल्कि यहां पर भाजपा जो चुनौती पेश कर रही है उसका जवाब भी जो है यहां पर को देना होगा। तो कुल मिलाकर रणनीति आज तैयार की जाएगी और ये भी जानकारी निकलकर आई है कि इन चुनावों के लिए एक अहम जिम्मेवारी जो है एक बड़े नेता को सौंपी जाएगी, उसका जो है खाका तैयार किया जाएगा। जो संभावित प्रत्याशी किस तरह से होंगे, 34 नगर निगम शिमला में वार्ड है, वहां पर कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किनको उतारा जाना है और क्या क्या मुद्दे जो है जनता के बीच कांग्रेस पार्टी लेकर जाएगी, तो ये सब जो है इसमें चर्चा की जाएगी। रोस्टर भी एक अहम पहलू है कि रोस्टर क्या रहता है। अगर कांग्रेस ये जीतती है तो मेयर डिप्टी मेयर के पद पर कौन होगा, जैसे 2.5 साल का है, और रोस्टर में क्या कुछ आएगा, क्या पुरुष के लिए होगा या फिर महिला के लिए आरक्षित होगा, किस तरह का रोस्टर यहां पर होगा, ये तमाम सारे बिंदु हैं जिन पर महत्वपूर्ण चर्चा आज जो है प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की वो आज इसमें करेंगी। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, नजर आप बना के रखिए। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं कक्षा के करीब 90,000 और 12वीं के करीब 1 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं। इसके लिए पूरे प्रदेश में करीब 2200 के करीब परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। साथ ही परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए काफी अहम समय है। ऐसे में आज किस चीज का पेपर है और किस तरीके से प्रबंध नजर आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में? जब हम लोग भी इसी तरह से परीक्षा के केंद्रों में पहुंचते थे या परीक्षाएं शुरू होती थी तो किस तरह से हम लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर करते थे, तैयार करते थे और इम्तिहान के लिए जो है वो किस तरह से जो रात कर देते थे, ठीक उसी तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं जो इस वक्त 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस वक्त उनके मन में या उनके दिल की धड़कनें कितनी तेज होंगी ये हम और आप अच्छे से बता सकते हैं, हमारे दर्शक भी अच्छे से बता सकते हैं जो भी लोगों ने भी ये इम्तिहान दिए हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में 1,03,928 बच्चे 12वीं कक्षा के हैं जो कि आज परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों में पहुंचे हुए हैं। सुबह से ये परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 2 सेक्शन में हो रही है, यानी सुबह का वक्त था और दोपहर के बाद का था। दोपहर के बाद की जो परीक्षाएं होनी है जैस्मिन, वो परीक्षाएं जो है मैं तस्वीरें भी साझा कर रहा हूं, तो बिल्कुल परीक्षा केंद्र के बाहर ही खड़ा हूं। हालांकि यहाँ पर अभी बच्चे नजर नहीं आएंगे क्योंकि 2:45 बजे जो परीक्षा शुरू हो जाएगी और कमोवेश वो वक्त भी हो चुका है। अब सिटिंग प्लान के तहत जो बच्चे सारे के सारे एग्जामिनेशन हॉल में जो वो बैठ चुके हैं, जहां हम अंदर जा नहीं सकते, लेकिन बाहर से जरूर दिखा सकते हैं कि इस वक्त तमाम बच्चे जो है वो अंदर जा चुके हुए हैं। और आज इंग्लिश का पेपर है स्टेट ओपन स्कूल के जितने बच्चे हैं जिनकी सेक्शन बी में जो है ये एग्जाम जो चल रहे हैं, यानी दोपहर के बाद के एग्जाम जो वो स्टेट ओपन स्कूल के जो बच्चे हैं जिन लोगों ने या तो अपनी पढ़ाई बीच में उनकी छूट गई थी या किसी कारणवश जो है वो रेगुलर कक्षाओं को नहीं कर पाए, रेगुलर
पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उसके बाद के जो बच्चे हैं वो सेकंड टाइम उनके लिए रखा गया है। लेकिन जो रेगुलर बच्चे हैं या जिनकी कंपार्टमेंट है या वो किसी कारणवश जो है वो जो असफल हो गए थे तो पुणे द्वारा से जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो है सुबह का वक्त रखा गया है, यानी 9:15 बजे से लेकर जो है 12 बजे तक उनके एग्जाम जो है वो चलते हैं। और आज पूरे साल भर की कमाई वो अपने विषय में वो दिखाने वाले हैं। अंग्रेजी का आज पेपर है 12वीं कक्षा का, और कल से जो है वो 10वीं की भी परीक्षाएं जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें कि 90,32 के करीब जो छात्र जो वो रहने वाले हैं। तो फिलहाल हालांकि सन्नाटा पसर चुका है। और हाँ, जिस तरह से आपने एक सवाल बीच में किया था कि किस तरह से जो है वो नकल रोकने के लिए जो है यहाँ प्रयास किए गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में नकल को रोकने पर जो है बहुत बड़ा बल दिया गया है। और तमाम जितने परीक्षा केंद्र 2180 परीक्षा केंद्र पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं, और उन सभी परीक्षा केंद्र में जो है वो सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और बाकायदा नजर जो है वो शिक्षा बोर्ड। बिल्कुल विचित्र, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा बोर्ड की तैयारी भी पुख्ता है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत कर ली है और अब नतीजों का इंतजार होगा, लेकिन उससे पहले परीक्षाओं का दौर चल रहा है। विचित्र, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एग्जाम अच्छा गया और सिलेबस भी जो था वही आया और ज़्यादा टफ भी नहीं था। कुछ एक दो क्वेश्चन टफ थे, बाकी ज़्यादा टफ भी नहीं था। अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ, जो पढ़ाया था वही आया था और अच्छा हुआ एग्ज़ाम। अच्छा आई थी जी, आई थी थोड़ी देर के लिए, फिर उन्होंने देखा और फिर बाद में चली। स्टूडेंट्स तो बहुत है, पता नहीं है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हासिल होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद खबर बद्दी से, जहां के बरोटीवाला के बुरावाला में स्थित एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वायरल वीडियो में पेट्रोल पंप मालिक पर ज्यादा पैसे लेकर कम पेट्रोल डालने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों से पता चलता है कि ये वीडियो एक चालक ने तब बनाया जब उसकी कम तेल मिलने की शिकायत तक नहीं ली गई। चालक ने आरोप लगाया कि उसे 12,000 के बदले 11,700 का तेल मिला। ਇਹ ਮਹਾਦੇਵ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ हैं ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ, नहीं गाड़ी नहीं होएगी, अब गाड़ी भर देंगे हैं। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ बैठे हैं, कहते चौड़े हो रहे हैं ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਇਹ ਮਹਾਦੇਵ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਝਾੜ ਮਾਜਰੀ ਦਾ ਜੀ 10-10 रुपए ਦੀ ਠੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 500 ਬਣਾ ਕੇ हो जाती है। आज 5वीं गलती है। उस टाइम मैं गड्डी में 12,000 का तेल पवाया, तेल पाता इन्होंने 11,700 का, 300 रुपए खा गए थे। क्या यार वीरे असी तो देखा नहीं, क्या मतलब नहीं देखा, रात की गल है, कोई उसका मैनेजर नहीं, कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। सोलन में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखा जा रहा है। मौसम में बदलाव के साथ ही एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की सैंपलिंग को बढ़ा दिया है। मौसम में बदलाव के बाद एक दिन में ही 11 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। सभी संस्थानों में कोविड की बूस्टर डोज भी पहुंच जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने कहा कि अभी कोरोना का कहर खत्म नहीं हुआ है, लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतने को कहा गया है। नहीं, ठीक कहा आपने। कुछ एक बात थोड़े से बड़े थे, फिर नीचे आए, फिर दौड़ बढ़ गए। तो हमारी निर्देश यही है कि भाई हम पूरा एहतियात बरतें। अगर किसी भी प्रकार का किसी को शक हो तो पूरी टेस्टिंग की सुविधाएं हैं और हमने रैंडम टेस्टिंग भी अलग अलग जगहों में कह दी है। और हमें सावधान रहना चाहिए, न जाने किस वक्त कौन सा वायरस आ जाए, और इसलिए कोरोना के बारे में भी हमें अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता, और इसके लिए पूरी तैयारी है स्वास्थ्य विभाग। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोरोना को हल्के में मत लें, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पर ये भी साथ में कहने की बात है कि आपको पूरा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल काम आप अपना करते रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अपना के रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइएगा, और अगर जाना पड़े तो मास्क लगा के जाइएगा, सोशल डिस्टेंस रखिएगा, बार बार हाथ धोते। देवभूमि स्वर्ण संगठन की आक्रोश रैली शिमला पहुंच गई है। स्कूल से लेकर रोजगार और किसानी समेत सभी क्षेत्रों में आरक्षण के आधार पर बंटवारा किया रहा है। इसे खत्म करने के लिए वो पैदल मशाल यात्रा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राज्य में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए।
पूर्व सरकार के द्वारा खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई किए जाने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने प्रतिक्रिया दी है। राठौर ने शिमला में कहा कि पूर्व सरकार ने जाते जाते राजनीतिक मंशा से संस्थान खोले, लेकिन इनमें कई जगहों पर जहां संस्थानों की जरूरत है उन्हें सरकार को बहाल करना चाहिए। राठौर ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे संस्थान बंद हुए हैं जिनकी लोगों को जरूरत है, सरकार को इन्हें बहाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा घोटाला है और संसद के अंदर जो हमारे सांसद है उन्होंने मांग की, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि जो है इसकी जांच होनी चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति की कमेटी की जो डिमांड है उसे जो है पूरा करना चाहिए और कांग्रेस इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ेगी। और अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जितने भी विपक्षी दल है वो इस मांग को लेकर जो है इस सत्र में भी आएंगे और जो भी जरूरी हुआ, चाहे आंदोलन की बात है, वो भी जो है। राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने किन्नौर के पांगी गांव में काशंग जल विद्युत परियोजना और शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने परियोजना स्थल के लिए जाने वाले सड़क मार्ग को दुरुस्त करने, कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कामगारों के लिए उपलब्ध करवाई गई आवासीय सुविधा का भी जायजा लिया। मोदी सरकार की सबसे कारगर योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना से कांगड़ा के वासी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील शर्मा ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत कांगड़ा में 2,40,000 के करीब लोग पंजीकृत हैं और इसमें से 37,906 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल पंजाब सीमा पर बढ़ती मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में प्रशासन की मुस्तैदी सुखू सरकार की देन है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जब तक आम मानस नशा तस्करी रोकने के मामले में सरकार का सहयोग नहीं करेगा तब तक नशाखोर तस्करों को पकड़ा जाना असंभव है। विशेषकर 3 जिलों जिसमें कांगड़ा, ऊना और चंबा शामिल हैं। इन जिलों की सीमाओं पर अत्यधिक आधुनिक तकनीक से लैस हाईटेक खुफिया अभियान चलाने की जरूरत है। सोलन में राजकीय सांस्कृतिक महाविद्यालय में सालाना शैक्षणिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। संस्कृत विद्यालय के आचार्य भानु शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय सालाना शैक्षणिक प्रतियोगिता में कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में तिब्बती समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय जनक्रांति की 64वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी शामिल हुए और इस संघर्ष में बलिदान देने वाले तिब्बती लोगों के लिए प्रार्थना की। तिब्बतियन सेटलमेंट कल्याण अधिकारी युपटन छौफेल ने बताया कि 1959 में चीन की सेना ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और इस हमले में 12 लाख तिब्बतियों की मौत हुई थी, जबकि 5,000 बौद्ध मठों को तबाह किया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। खेती के परंपरागत तरीकों को छोड़कर जैविक खेती अपनाने वाले हमीरपुर के भोरंज ब्लॉक के तोहू गांव के किसान अब समृद्ध बन गए हैं। इसमें केंद्र सरकार के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के बाद मृदा परीक्षण और उसके आधार पर बिजाई करने से फसल में वृद्धि हो रही है। बता दें कि 2019 में पूरे देश भर में तोहू गांव के किसान ने केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भी पहला स्थान पाया था। तब से लेकर अब तक किसान खेती के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। पहले तो अपने अंदाजे से खेती करते थे गांव वाले, उसके बाद मोदी जी ने हमारे गांव का नाम लिया और एग्रीकल्चर वालों ने भी हमें कुछ वो दिए थे बीज बूज, उसकी वजह से हमारी खेती जो है बहुत अच्छी हुई। पहले तो हमें पता नहीं था कैसे करते हैं खेती, अब हमें एग्रीकल्चर वालों ने बताया तो हमें अच्छी लगी। जब से हम इस एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं उस टाइम से हमारी फसल अच्छी हो रही है। जैसे हमें उन्होंने मिट्टी चेक की हमारी और सॉइल कार्ड दिए, उसी हिसाब से हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत फायदा हुआ जी,
जब से एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो दवाई दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ऐसे कुछ जैसे कैंची। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।